एक बार फिर से सभी बच्चों को नमस्कार। तो अध्याय नंबर 7 स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, चैप्टर नंबर 7, और इस चैप्टर का नाम है समाकलन। ठीक है बच्चों, समाकलन। समाकलन को बेटा इसी का दूसरा नाम है प्रति अवकलज। प्रति अवकलज। प्रति अवकलज का मतलब होता है बच्चों अवकलन का उल्टा। इसका मतलब हुआ करता है अवकलन का उल्टा। अब आप समझिए कि ये अवकलन का उल्टा किस प्रकार से है। आपने देखा था कि अगर आपके पास कोई फलन है जिसका नाम है f(x), क्या नाम है, मान लो f(x) का अवकलन करने पर आपको मिल रहा है f'(x), क्या मिल रहा है, f'(x). तो आप यदि यहाँ से f'(x) प्राप्त कर रहे हैं तो इसका यदि आप इससे वापस आप अगर ये प्राप्त करना चाह रहे हैं, जैसे यहाँ से यहाँ तक गए तो आपने अवकलन किया, तो आपको f'(x) का क्या करना पड़ेगा, समाकलन। ये जो आया है इसका आप समाकलन करेंगे। तो बेटा x के सापेक्ष समाकलन का चिन्ह होता है ये चिन्ह कहलाता है x के सापेक्ष समाकलन। ये समाकलन का चिन्ह है बच्चों, ये x के सापेक्ष समाकलन का चिन्ह है। तो समाकलन x के सापेक्ष ये बन जाएगा बेटा f'(x) dx, f'(x) dx, और आपके पास आंसर आएगा fx। क्या आंसर आएगा, fx। समझ में आ गया। तो इस तरीके से यदि मैं बोलूं आपको कि भाई अगर आपके पास एक है fx और एक है f'(x), तो यहाँ से यहाँ पहुँचने के लिए आपको करना पड़ेगा अवकलन। क्या करना पड़ेगा, और जो अवकलन का चिन्ह होता है आपको d/dx लगाना पड़ेगा। समझ गए। बट यदि आप यहाँ से यहाँ पहुँचना चाह रहे हो तो इसको बोलते हैं समाकलन। ठीक है ना। और आपको जो समाकलन का चिन्ह होगा ये लगाना पड़ेगा कि जिसका समाकलन होगा इसे अंदर रखो और x के सापेक्ष कर रहे हो तो dx करो। ठीक है ना। समाकलन जिसका होता है उसे बोलते हैं समाकल्य। क्या बोलते हैं, समाकल्य। ठीक है ना। जो समाकलन जिसका किया जाता है उसे बोलते हैं समाकल्य। क्लियर हो गया, ये हो गया, इसे बोलते हैं बच्चों समाकलन। आप देख सकते हैं कि समाकलन बिल्कुल अवकलन का विपरीत है, इसलिए समाकलन का दूसरा नाम है प्रति अवकलज। क्या नाम है बच्चों, प्रति अवकलज। ठीक है। अब बच्चों समाकलन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है निश्चित समाकलन और एक होता है अनिश्चित समाकलन, है ना। पहला वाला अनिश्चित पढ़ लो आप लोग, और दूसरा वाला बेटा निश्चित समाकलन। अब इन्हें निश्चित और अनिश्चित समाकलन क्यों बोला गया है, आइए देखते हैं। देखिए, है ना, पहला यदि मैं आपसे कहूं कि आपके पास में d/dx ऑफ x² + 2 है, तो इसका अवकलन कितना आएगा बेटा, 2x। ठीक है। अगर मैं आपसे कहूं d/dx ऑफ x² + 3 है, तो इसका अवकलन कितना आएगा, 2x। मतलब एक ही चीज़ के दो अलग अलग चीज़ों का एक ही अवकलन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो मैं यदि कहूँगा कि 2x का इस तरीके से, यदि 2x का मैंने समाकलन किया तो x² के बाद कुछ भी आ सकता है, क्योंकि 2 होगा उसका भी अवकलन 0 हो चुका होगा, है ना। 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। तो यहाँ पे अनिश्चितता है। क्या है, अनिश्चितता। इस अनिश्चितता को दिखाने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, सी का। तो इस पूरे चैप्टर में आप किसका इस्तेमाल करेंगे, सी का। ठीक है ना। इस पूरे चैप्टर में आपको अनिश्चित अवकलन में आपको सी का इस्तेमाल करना है। क्लियर है। अब बेटा अवकलन को सीखने का सबसे बेस्ट तरीका है कि समाकलन को सीखने का बेस्ट तरीका है कि आप समाकलन के प्रारूप पढ़ें। क्या पढ़ें, समाकलन के प्रारूप, कि भैया ऐसा दिखेगा तो ऐसा करेंगे। तो हम लोग इस चैप्टर को बच्चों समाकलन के प्रारूप के रूप में हल करेंगे, प्रारूप के तरीके से हल करेंगे। समझ गए ना। और नंबर 1 प्रारूप होता है जो मतलब सीधे, जिसको मैं कहूँगा डायरेक्ट फार्मूला, डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड, है ना। अब इसके लिए आपको फार्मूले आने चाहिए। इसके लिए आपको क्या आने चाहिए, फार्मूले आने चाहिए। देखिए कैसे बच्चों, d/dx ऑफ x की पावर n होता है nx की पावर n-1। बोलो है ना। अगर मैं यहाँ पे d/dx ऑफ, है ना, x की पावर n+1 ले लूँ तो क्या आएगा, n+1 x की पावर n+1 - 1 होता है कि नहीं होता। तो एक से एक कट जाएगा, मतलब ये आ जाएगा कि नहीं आएगा। अब ये देखो बेटा, ये क्या है, ये कांस्टेंट है, नियतांक है। आप इसे यहाँ ले जा सकते हो
तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन कितना बनेगा केवल यहाँ पे x की पावर n। कहने का मतलब इस चीज़ का अवकलन ये आ रहा है तो इसका समाकलन क्या आएगा, ये आएगा। तो पहला सूत्र हमारे पास बन के तैयार है कि x की पावर n का समाकलन बनेगा x की पावर n प्लस वन बटे n प्लस वन। आ गया समझ में, ठीक है ना। x की पावर n प्लस वन बटे n प्लस वन। अब देखो बेटा d बाई डी एक्स ऑफ x कितना होता था, 1 होता था। x का अवकलन क्या होता था, 1। तो 1 का समाकलन कितना होगा, x होगा। 1 का समाकलन कितना होगा, x होगा। क्लियर। इसको आप ऐसे भी देख सकते हो, 1 का मतलब x की पावर 0 और dx, तो सूत्र मैंने क्या बताया, x की पावर n प्लस वन अपॉन में n प्लस वन। तो भैया 0 प्लस वन x ही हो जाएगा, नीचे 1 आ जाएगा, मतलब कितना हुआ, x ही हो गया। हो गया ना। तो बेटा जितने आपके फॉर्मूले आपके अवकलन के हैं उनके उल्टे कर दो तो आपको समाकलन बन जाएंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए आपके पास में, देखिए आपके पास में डी बाई डी एक्स ऑफ 10x है ना बेटा, डी बाई डी एक्स ऑफ 10x। तो 10x का अवकलन यहाँ पे क्या बन जाएगा बच्चों, सेक स्क्वायर एक्स। क्या बनेगा, सेक स्क्वायर एक्स। 10x का अवकलन जो जाएगा वो सेक स्क्वायर एक्स बनेगा। और सेक स्क्वायर एक्स का आप रिवर्सिबल कर देंगे, समाकलन वापस करेंगे तो क्या बन जाएगा, 10x बन जाएगा। बनेगा कि नहीं बनेगा बताइए। अब भाई 10x का क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है। तो सेक स्क्वायर एक्स का वापस आप रिपीट समाकलन बने करेंगे तो क्या बन जाएगा, 10x प्लस सी। हाँ सी लगाना आपका काम है क्योंकि सी इसमें आएगा ही। ओके, सो देखिए दिस इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स, और वापस यदि करेंगे सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन तो क्या बन जाएगा, 10x प्लस सी। दैट्स इट। तो चलिए सबसे पहला काम, सारे फॉर्मूले हम लोग लिखते हैं, ठीक है। तो बच्चों ये सारे फॉर्मूले एक बार लिखे हुए हैं, आप एक बार इनमें नज़र डाल दीजिए। इन फॉर्मूलों को दिखाने का उद्देश्य केवल ये है कि आपको सारे फॉर्मूले एक बार दिख जाएं, है ना, और आपकी नज़र में रहें। तो ये फार्मूला नंबर 1 से लेके फार्मूला नंबर 18 तक इस पेज पे है। एंड देन इसके बाद ये फार्मूले आपको जो अभी आते जाएंगे काम में वो भी आपको याद करने हैं, ठीक है ना। तो ये सारे फार्मूले इस चैप्टर में हैं। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक था कि यूजिंग डायरेक्ट फार्मूला, है ना। पहला हमने जो टॉपिक पढ़ा टाइप 1, अब हम पढ़ने वाले हैं टाइप 1। अब टाइप 1 पढ़ तो लिया कि सर डायरेक्ट फार्मूले, मगर सर बिना क्वेश्चन करे कैसे मज़ा आएगा। आइए भाई क्वेश्चन कराते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए क्वेश्चन आपको देता हूँ मैं, देखो जैसे कोई क्वेश्चन है आपके पास में, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, ये आपके पास में आ गया है फलन। और आपको क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है। क्या करना है बच्चों, इंटीग्रेशन। तो कैसे करोगे बेटा इसका इंटीग्रेशन, देखो सबसे पहले बेटा इसको तोड़ लो, ये हो गया, आपने इसको भी तोड़ लिया और आपने ये भी तोड़ लिया अपॉन एक्स स्क्वायर, और बाहर dx है, ठीक है। अब क्या करिए, देखिए अब आप इसको एक्स स्क्वायर में एक्स क्यूब, तो 2x कैंसिल हो जाएंगे, एक x बचेगा, और अलग अलग भी करते जाओ साथ ही साथ फंक्शन को। ये कैंसिल हो गया, केवल यहाँ पे 1 dx बचेगा, और एक x कैंसिल, यहाँ पे क्या बचेगा 1 अपॉन एक्स और dx। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। चलिए इसमें डायरेक्टली पावर एक है, फार्मूला लग जाएगा x की पावर 1 + 1 यानी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 n + 1 अपॉन n + 1 वाले सूत्र से, ठीक है। 1 का आपको पता है x होता ही है, और 1 अपॉन x का अवकलन क्या, समाकलन क्या होगा, log x, याद है, क्योंकि log x का अवकलन 1 अपॉन x होता था। तो 1 अपॉन x का समाकलन क्या होगा, log x होगा, ठीक है ना। log x को लॉर्ड मॉड x भी लिखा जाता है क्योंकि x का मान धनात्मक होना चाहिए, तो आप ऐसा लिख सकते हैं। प्लस कितना हो गया, c हो गया, प्लस कितना हो गया, क्लियर है। तो इस तरीके से आप जो है इसको कर सकते हैं। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो बच्चों आ गया आपको इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर x का dx। अब कैसे किया जाए भाई, देखिए tan स्क्वायर x का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। एक 10th क्लास में आपने आइडेंटिटी पढ़ी होगी, त्रिकोणमितीय आइडेंटिटी, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 + tan स्क्वायर थीटा, होता है कि नहीं होता है। तो यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 कर लो, है ना, इक्वल टू क्या हो गया, tan स्क्वायर थीटा। तो अब यहाँ पे tan स्क्वायर x की जगह ये वाला मान यहाँ पे पुट कर दो। तो देखो tan स्क्वायर x इक्वल टू कितना हो गया, सेक स्क्वायर x माइनस का 1, क्योंकि x पे है तो x पे चलने दो भाई, और यहाँ पे क्या आ गया dx, ठीक है। अब इसको अलग अलग कर लो, तो ये हो गया सेक स्क्वायर x का dx और -1 का
dx, ठीक है ना। प्लस सी लगाना हो तो लगा दो, चाहे बाद में लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन क्या होगा बच्चों? 10x, क्योंकि 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? सेक स्क्वायर एक्स। भूल गए? अरे भाई 10x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स होता है, तो सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन क्या होगा? 10x, ठीक है ना। तो इसका समाकलन हो गया 10x माइनस का x और प्लस का c, ये आ गया बच्चों इसका आंसर। डन। तो बच्चों हमने अभी तक टाइप 1 देख लिया है ना। टाइप 1 यानी कि प्रारूप नंबर 1 जो था वो था यूजिंग डायरेक्ट फार्मूला। क्या था? यूजिंग डायरेक्ट फार्मूला, यानी कि सीधे सीधे सूत्रों का इस्तेमाल करके आप कर सकते थे, ठीक है। अब सारे अवकलन इतने अच्छे नहीं आएंगे कि आप डायरेक्ट फार्मूला इस्तेमाल करें। अब दूसरे टाइप का हमको, अवकलन की जगह समाकलन, गलती हो गई हमसे। अब दूसरे टाइप के समाकलन हमको आने वाले हैं, वो क्या है? देखिए, अभी तक जैसे आपको जो फलन था वो डायरेक्टली इस तरीके से मिलता था कि वो x का फलन था। अब वो x का फलन ना हो करके आपको ax प्लस बी की फॉर्मेट में आपको मिलेगा। तो बेटा ये यूजिंग डायरेक्ट फार्मूला के बाद हम टाइप 2 की बात कैसे कर रहे थे, जैसे कि टाइप 2 में बेटा ऐसे फंक्शन आएंगे जो डायरेक्टली, मतलब ऐसा समझो, एफ ए एक्स प्लस बी रूप के फलन, हाँ रूप के फलन। जैसे समझो बेटा ए एक्स प्लस बी रूप के फलन क्या होता है, मतलब एक्स अकेला नहीं मिलेगा। जैसे अभी तक आपको क्या मिलता था? अभी तक आपको मिलता था वाई बराबर साइन एक्स। क्या मिलता था? वाई बराबर साइन एक्स। तो साइन एक्स के लिए आप यदि बोलते थे कि सर साइन एक्स का समाकलन क्या होगा, साइन एक्स का समाकलन हो जाता था सीधे माइनस कॉस एक्स। क्या हो जाता था? सीधे माइनस कॉस एक्स। बट अभी जो है ना, साइन एक्स की जगह आपको, साइन एक्स की जगह आएगा साइन ऑफ 2x प्लस 3। ऐसे यदि कॉस, पहले देखो मैं लिख देता हूं, तो साइन एक्स का समाकलन कितना होता था? माइनस ऑफ कॉस एक्स। अब आपके पास ये तो याद था कि सर साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स होता है। बट यदि आपके पास फलन आ गया y बराबर साइन 2x प्लस 3, तो ये देखो बेटा, जैसे x के साथ कुछ गुणा हो गया ना, मतलब क्या बन गया? ax, और अगर कुछ जुड़ गया या कुछ घट गया तो क्या बन गया? प्लस b, है ना। तो इसके लिए आपको एक नया काम करना पड़ेगा बेटा। याद रखना, कभी भी अगर ax प्लस बी आ जाए, है ना, इसे बोलते हैं, ax प्लस बी को बोलते हैं x का रैखिक फलन। क्या बोलते हैं? x का रैखिक फलन, क्योंकि x की पावर क्या है? 1 है। तो अगर कभी भी ax प्लस बी आ जाए किसी फलन के अंदर, तो आपको सबसे पहले बेटा ax प्लस बी को t लेना है। क्या लेना है? t लेना है, ठीक है। और जैसे ही आप इसको t लोगे तो इसको क्या करो, आप इसका अवकलन कर दो x के सापेक्ष। तो क्या कर दोगे? dt बाई डी एक्स। क्या हो जाएगा बेटा? यहाँ भी अवकलन कर लो, d बाई डी एक्स ऑफ ax प्लस बी। बोलो होगा कि नहीं होगा? तो ये dt बाई डी एक्स, ax प्लस बी का बेटा a हो गया, x का 1 हो गया और b का 0 हो गया, यानी a बराबर हो गया dt बाई डी एक्स। बोलो क्लियर? अब यहाँ से dx की वैल्यू निकाल लो, तो dx की वैल्यू आ जाएगी dt अपॉन a, dt अपॉन a। चलो एक सवाल करते हैं, उससे समझ में आएगा। और dx की वैल्यू उठा करके आप फलन में पुट कर देना। मतलब जो आपके पास में समाकलन था i बराबर f ऑफ ax प्लस बी, ax प्लस बी dx था, अब वो किस में बदल जाएगा भाई? f तो रहेगा ही, ax प्लस बी की जगह आपने क्या ले लिया? t, और dx की जगह क्या आ गया? dt अपॉन a, dt अपॉन a। dx की जगह क्या आ गया? dt बाई a। कुल मिला के 1 अपॉन a बाहर आ जाएगा और आप अब आसानी से समाकलन कर सकते हैं। चलिए उदाहरण से करते हैं, एग्जाम्पल जैसे आ गया आपके पास में समाकलन करने के लिए किसका? साइन ऑफ 2x प्लस 3 का। किसका कर रहे हैं बच्चों? साइन ऑफ 2x प्लस 3 का dx करना है, ठीक है ना। जैसे ही मैंने बताया बेटा कि देखिए यहाँ पे पावर 1 है और ये रैखिक फलन है, तुरंत सबसे पहला काम माना 2x प्लस 3 बराबर t। पहला ही काम, जैसे ही आपको रैखिक फलन दिखे कहीं भी, तो सबसे पहला काम 2x प्लस 3 बराबर कितना? t। चलो भाई डिफरेंशिएट कर दो, किसके सापेक्ष में? x के सापेक्ष में। जो यहाँ लिखा उसके सापेक्ष में क्या करो? अवकलन कर दो, डिफरेंशिएट। तो क्या हो जाएगा बेटा? 2x का 2 हो जाएगा। बोलो हो जाएगा? तो 2 और x का हो जाएगा 1 और 3 का कितना हो गया? 0। मतलब 2 1 जा 2 बराबर dt अपॉन कितना? dx। सो dx इक्वल्स टू कितना हो गया? dt बाई 2। dx की जगह dt बाई 2। तो बेटा साइन ऑफ 2x प्लस 3 हो गया ये। तो ये देखिए यहाँ पे हो गया साइन, और 2x प्लस 3 की वैल्यू आपने क्या ले ली? t, और ये हो गया dt बाई 2। बोले क्लियर कि नॉट क्लियर? तो बेटा 1/2 को बाहर ले लो क्योंकि कांस्टेंट है, केवल समाकलन किसका होगा? साइन t का dt का। अब आप जानते हैं कि साइन x का समाकलन कितना होता है? बताओ? माइनस का कॉस x। याद कर लो बच्चों, साइन x का समाकलन क्या होता है? माइनस का
कॉस एक्स। समझ में आया? तो यहाँ पे साइन टी का कितना हो जाएगा, माइनस का कॉस टी, और प्लस में क्या लगा दो, सी। ठीक है ना? तो आंसर कितना आ गया, -1/2 कॉस ऑफ टी प्लस कितना, सी। अब टी को सवाल तो जानता नहीं था, टी को हम जानते थे कि ये 2x + 3 है, तो टी का मान वापस पुट कर दो, तो -1/2 कॉस 2x + 3 और प्लस का कितना, सी। क्लियर हो गया? अच्छा, लॉजिकली देखो हुआ क्या है कि मतलब जो x का गुणांक था ना वो नीचे आ जाता है, अवकलन में क्या होता था, गुणे में जाता था। जैसे अवकलन में याद करो d/dx ऑफ आप करते थे sin 2x का, तो याद करो 2 आगे आ जाता था 2 और ये बन जाता था cos 2x। याद आ गया? अच्छा, यहाँ पे क्या होगा, जैसे साइन ऑफ 5x + 6 है, 5x + 6 है, तो सबसे पहले गुणांक को 1/5 में कर दो, बोलो है ना? और फिर साइन का क्या होता है, माइनस कॉस, तो -cos 5x + 6 + c। तो ये जल्दबाजी के लिए अभी आपको जरूरत पड़ेगी, जब बहुत सारे सवाल लगाओगे तब उतना टाइम नहीं रहेगा कि आप बार बार टी ले सको, है ना? फिर आपको ऐसी आदत डालनी पड़ेगी। क्लियर हो गया? तो इस तरीके से ये आपका हो गया, आपका एक सवाल अपन ने देख लिया। चलो एक और सवाल देखते हैं ना। सवाल के लिए पहले मैं फॉर्मूला बता दूं बेटा, e⁻x का समाकलन भी क्या होता है, e⁻x + c। पढ़ा होगा आपने, क्योंकि भाई जब इसका अवकलन e⁻x होता है तो उसका समाकलन भी क्या होगा, e⁻x ही होगा। क्लियर है? सवाल आ रहा है आपके सामने e⁻7x + 9, ये लो भाई, e⁻7x + 9 dx। जैसे ही आपने देखा x की पावर 1 है, तुरंत आपने लिखा लेट t = 7x + 9। 7x + 9 को क्या मान लिया आपने, t। क्या मान लिया, t। काश तुम t की पावर t होते तो हम तुम्हें कर देते, सरल हो जाते तुम। तो बच्चों dt/dx, dx को हटाने की तैयारी, dt/dx कर दिया, ये हो गया 7, बोलो हाँ। dx को ऊपर लाइए और dt के नीचे ले जाइए 7 को, तो क्या बन गया बच्चों, ये बन गया इंटीग्रेशन i = e⁻t और dx की जगह dt/7। कहिए ठीक है? ठीक है ना बच्चों? तो 1/7 बाहर आ गया और बच गया e⁻t इंटू कितना, dt। क्लियर? सो 1/7 है और ये आ गया e⁻t प्लस का कितना, c। क्लियर है? अब e⁻t 1/7 e⁻t, t की वैल्यू पुट करें, t की वैल्यू कितनी है, 7x + 9। कितनी है, 7x + 9 प्लस का हो गया कितना, c। ये हो गया आपका आंसर। क्लियर है बच्चों? सो e⁻7x + 9। तो लॉजिकली भी देखो बेटा कितना सरल है, e⁻7x + 9 बोला गया था, तो आपको पता है कि e⁻x का इंटीग्रेशन e⁻x ही होता है, तो 7x + 9 तो आएगा, और जो रूल होता है कि कोफिशिएंट नीचे आ जाता है, तो ये आ गया +c लगा दो। ठीक है ना? सो आई मीन टू से आप आदत बनाएंगे तो जल्दी जल्दी आपसे हो जाएगा। तो बच्चों ये आपकी पहली एक्सरसाइज है। पहली एक्सरसाइज में पूरे यही क्वेश्चन आपके भरे हुए हैं, समझ गए ना? पहली एक्सरसाइज में आपके केवल 2 फॉर्मेट हैं, एक पहला वाला, एक दूसरा वाला। फर्स्ट एक्सरसाइज में आपके 2 टाइप के क्वेश्चन आएंगे, एक डायरेक्ट फार्मूला और दूसरा रहेगा आपका f of ax + b वाले। बस ये भरे हुए हैं। ठीक है, चलिए करिए।